ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि डिज़ाइन पैटर्न्स में जो मेन 3 कैटेगरीज होते हैं, तो वो कौन-कौन से हैं? तो इधर अगर हम आंसर देखते हैं तो द गैंग्स ऑफ 4 classified design patterns into 3 distinct buckets based on their purpose. The first one is creational, the second one is structural and the third one is behavioral. तो बोला जा रहा है कि बेसिकली एक ग्रुप था जिसमें चार बहुत ही मतलब जो चार डेवलपर थे, काफ़ी प्रसिद्ध डेवलपर्स थे। उन्होंने डिज़ाइन पैटर्न्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांट दिया उनके मेन पर्पस के बेसिस पर, जिसमें पहला डिज़ाइन पैटर्न है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, दूसरा डिज़ाइन पैटर्न है हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न और तीसरा है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। नाउ फ्रॉम 3.5 years of perspective, understanding these categories is crucial for system thinking. तो बोला जा रहा है कि ये जो तीन हमारा मेन डिज़ाइन पैटर्न्स है, स्ट्रक्चरल क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर, तो इनको जानना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि जब भी हम सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर सिस्टम वाइज अपने पूरे एप्लीकेशन को सिस्टम वाइज जब हम सोचते हैं, तब उस टाइम हमें डिज़ाइन पैटर्न्स और जो कैटेगरीज़ हैं डिज़ाइन पैटर्न्स के, अगर उनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं तो ये ओवरऑल हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, हमारे थॉट प्रोसेस के लिए बहुत सही रहता है। व्हेन आई एम रिव्यूइंग code for a performance bottleneck, I am usually looking at creational pattern. Are we initiating too many heavy objects? तो बोला जा रहा है कि जब भी हम कोड रिव्यू करते हैं, ठीक, तो कोड रिव्यू करते टाइम हमारा ज़्यादातर टाइम जो मेन फोकस रहता है वो रहता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो भी हेवी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रही हैं वो किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं। तो ये अगर हमें डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता है और जितने भी कैटेगरीज़ हैं डिज़ाइन पैटर्न्स में उनके बारे में अगर हमें अच्छे से पता है, तो जब भी हम परफॉर्मेंस बॉटलनेक से जो भी रिव्यू है, जो भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, अगर वो करते हैं तो उस टाइम हमारा ज़्यादातर ध्यान इधर होना चाहिए क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न की तरफ। वेर आई एम लुकिंग एट मेसी कपल्ड कोड, आई एम लुकिंग एट स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट। और जब भी हम ऐसे कोड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कपल्ड है, बहुत ज़्यादा मेसी है, मतलब कि मान लो बहुत बड़ा कोड है, 500-600 लाइन का एक मेथड है, तो वहाँ पे फॉर श्योर है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल वाइज गलत है वहाँ पे, क्योंकि उतना बड़ा कोड होना नहीं चाहिए, ठीक। When the business logic is hard to follow, I am refactoring using behavioral pattern। और मान लो कि कोई एक पीस ऑफ कोड भी है जो कि ठीक है, छोटा सा है, पर जब हम उसके लॉजिक को अगर लाइन बाय लाइन देखते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जब भी इस टाइप के कोड को हम रीफैक्टर करते हैं तो वहाँ पे हमें बिहेवियर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो ओवरऑल एज अ 3.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जब भी हमसे कोई पूछता है कि जो मेन कैटेगरीज़ हैं डिज़ाइन पैटर्न के वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हम बता सकते हैं कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न हो गया, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल हो गया, ठीक। उसके अलावा हम बता सकते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबका एक अलग अलग यूज़ केस है। फॉर एग्जांपल जब भी अगर परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू आ रहा है तो हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ढंग से क्रिएट नहीं किए जा रहे हों। अगर कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हो सकता है कि
प्रॉपर तरीके से कोड को स्ट्रक्चर ना किया गया हो, और अगर कोई कोड है और उसमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, तो इसका मतलब जो बिहेवियर वाइज है उस कोड को हमें वापस से रिफैक्टर करना होगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसके बिहेवियर को। आगे अगर हम देखते हैं तो इधर लिखा हुआ है कि मान लो आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि जो क्रिएशनल और जो भी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है, तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिंगलटन और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हो गया। तो इसको हम यूज़ कर रहे थे टू मैनेज डेटाबेस कनेक्शन फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीमा। तो बोल सकते हो कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से हम लोग डेटाबेस के कनेक्शंस को मेंटेन कर रहे थे। फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में एक एग्जांपल आ जाता है हमारा अडेप्टर। सो वी हैव यूज्ड अडेप्टर टू इंटीग्रेट लेगेसी सोप सर्विसेज फ्रॉम ओल्डर स्टेट डिपार्टमेंट इनटू आवर मॉडर्न रेस्टफुल एपीआईज। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे एपीआईज थे जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, तो उनको अभी जो भी हमारे मॉडर्न कोड है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया, जैसे अडेप्टर वगैरह को। बारे में बोल सकते हैं कि ये सारे बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ किया। थर्ड में हम बता सकते हैं कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। तो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में एक एग्जांपल होता है टेम्पलेट मेथड का। तो वी हैव यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज द disbursement process across different funds while allowing specific schemes to override the approval steps। तो हम बता सकते हैं कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न को बेसिकली हमने जो भी प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ किया। नाउ लेट्स लुक एट द डीप डाइव एंड एनालॉजी। तो थिंक ऑफ बिल्डिंग अ प्रोफेशनल किचन। तो अगर अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स है उनको। तो एक किचन के एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो कि अगर हमको एक किचन बनाना है, तो उसमें क्रिएशनल इज़ द मैन्युफैक्चरर। हाउ डू वी गेट द अप्लाइंसेस? डू वी बिल्ड देम ऑन साइट और गेट देम फ्रॉम द फैक्ट्री? तो बोला जा रहा है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जैसा होता है। अगर जो हम किचन बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी अप्लाइंसेस हैं उसको तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने हाथ से ही बनाने के लिए बैठ जाएंगे। तो जो भी सामान है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर से लाते हैं, ठीक। तो बेसिकली हम लोग खुद नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो कहीं और हो रहा है। फिर है स्ट्रक्चर इज़ द लेआउट। हाउ डू वी बोल्ट द डिश वॉशर टू द काउंटर तो दे वर्क एज वन यूनिट। दूसरा है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। तो इसको हम लोग लेआउट के जैसा समझ सकते हैं, जैसे जो डिश वॉशर है और काउंटर है, इन दोनों को हम आपस में किस तरीके से बोल्ड करते हैं, मतलब किस तरीके से इनको आपस में हम अटैच करके रखते हैं कि एक प्रॉपर एक वन यूनिट के जैसा काम करे, ठीक। वैसा ही थर्ड में है कि बिहेवियरल इज द रेसिपी। हाउ डू द सेफ सॉस सेफ एंड सर्वर कम्युनिकेट टू गेट अ मील टू द टेबल। और बिहेवियरल बेसिकली रेसिपी है हमारा। तो कैसे सेफ़ और सॉस सेफ़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो जो मेन हमारा पर्पस है, जो मील है हमारा, वो टेबल पर आ सके। तो अगेन अगर हमें समझना है एक डीप एनालॉजी के थ्रू कि, तो हम एक किचन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर के जैसा होता है, जहाँ पर जो अप्लायंसेस है वो हम फैक्ट्री से लाते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा लेआउट होता है, तो कौन सा चीज़ कैसे लगेगा ताकि सब चीज़ प्रॉपरली काम करें, तो वो स्ट्रक्चर में आता है। बिहेवियर में बेसिकली जो भी हमारा पर्पस है, तो उसको हम ओवरऑल अचीव कैसे करेंगे, ठीक। तो वो हमारा बिहेवियरल के अंदर में आ जाता है। यहाँ पे हम एक सिंपल टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा जो तीनों मेन कैटेगरीज हैं वो है। फिर इधर अपना प्राइमरी फोकस क्या रहता है और कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म डीकपलिंग द सिस्टम फ्रॉम हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने एप्लीकेशन के अंदर में क्रिएट करते हैं, तो ये जो मैकेनिज़्म है
ये बेसिकली को किस ऑब्जेक्ट को हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, ये आता है हमारा क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर। अब मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, उसको हम अपने मेन बिजनेस लॉजिक से कैसे दूर रख सकते हैं। तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली एक मैकेनिज़्म है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का, ताकि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो मैकेनिज़्म है वो हम अपने बिजनेस लॉजिक से कैसे डिकपल करके रख सकते हैं। ठीक, कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल्स है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के, उसमें है सिंगलटन, फैक्ट्री मेथड, और तीसरा है हमारा बिल्डर। तो तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। सिंगलटन बेसिकली जब भी हमें एक सिंगल क्लास चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए, इसमें हम सिंगलटन का यूज़ करते हैं। फैक्ट्री में अगर हमें बेस्ड ऑन द पैरामीटर अगर हमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है तो वहाँ पे काम आता है। बिल्डर का भी अपना बिल्डर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल बेसिकली हेल्प अस, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म लार्जर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो बोला जा रहा है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? क्लासेस और ऑब्जेक्ट का, ताकि एक हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक, या फिर एक काफ़ी हम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना सकें। इसका यूज़ ये होता है कि जब भी अगर हमें एक ऐसा कोड लिखना है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक, तो उसको हमें ब्रेक डाउन करने में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका कुछ एग्जांपल हो गया एडाप्टर फसाड और डेकोरेटर। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के। फिर जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन पैटर्न है वो है बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो बोला जा रहा है कि बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है तो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक, और जो भी असाइनमेंट्स है, मान लो कोई अगर हमें एक रिक्वेस्ट मिला है, कोई एक असाइनमेंट मिला है, तो उसको अचीव करने के लिए सभी ऑब्जेक्ट्स या फिर जो सभी क्लासेस हैं वो आपस में किस तरीके से बात करेंगे, तो वो आता है बेसिकली हमारा बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न में। जो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स के, वो हो गया हमारा स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर और स्टेट। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको भी हम एक एक करके इन डिटेल आगे देख लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कोड स्निपेट द बिल्डर पैटर्न क्रिएशनल। तो एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न मतलब जो क्रिएशनल कैटेगरी का एक एग्जांपल होता है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन अ डिस्ट्रिक्ट सिस्टम creating a report object was complex due to 20 plus optional parameters. The builder pattern saved us from telescoping constructor hell. तो बोला जा रहा है कि मान लो आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत है जिसमें 20 से अधिक आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर हैं। ठीक, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 20 अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करोगे। ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है जिसके अंदर हमारा कोड मेसी होने का डर होता है, तो इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो वही इधर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हमारा स्कीमा रिपोर्ट करके एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स हैं और ये कंस्ट्रक्टर तीनों को मांग रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अपने पास इधर एक क्लास है बिल्डर क्लास करके, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करता है इस टाइप के क्लास को क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो जब हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को देखेंगे तब इन डिटेल देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक, फाइनली हम बोल सकते हैं कि लेसन लर्न कि हमने क्या ओवरऑल सीखा है डिज़ाइन पैटर्न के बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो द प्रो ट्रिप इज़ डैट डोंट गेट hung up on the names. In production, you will often see hybrid patterns. The goal is not to follow the textbook perfectly,
It's to ensure your structural choices don't make your behavioral logic impossible to test। तो बोला जा रहा है कि ये जितने भी अभी हम नाम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न और बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न, या फिर जो भी नाम भी हम पढ़ रहे हैं, तो नाम के साथ हमें बहुत ज़्यादा स्टिक टू होके नहीं रहना है। मतलब एकदम ही अपने दिमाग को फिक्सेट करने का ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन में जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीपल टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करके जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये जितने भी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब एक अभी समझने के लिए हम समझ लेते हैं अच्छे से, कैटेगरीज के बारे में समझ लेते हैं, जो भी पैटर्न्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, कोर्स को, एग्जांपल्स को देख लेते हैं अच्छे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको एज इट इज़ एग्जैक्टली हमें, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, तो उनको ये सेम कोड वहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत है। बस हमें इसे समझना है और अपने यूज़ केस के हिसाब से इनको यूज़ करना है जब भी हम कोड लिखते हैं। तो ज़्यादातर टाइम हम हाइब्रिड ही कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिलके कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं। तो अगेन अगर हमें एक बार रिवाइज़ करना है कि मेन कैटेगरीज़ क्या हैं डिज़ाइन पैटर्न्स के, तो 4 जो डेवलपर्स थे गैंग्स ऑफ 4 का, उन्होंने इसको डिज़ाइन पैटर्न को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 3 कैटेगरीज़ में, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। 3.5 ईयर्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो भी कैटेगरीज़ हैं डिज़ाइन पैटर्न्स के, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अगर हम परफॉर्मेंस में बॉटलनेक के बारे में बात करते हैं, तो यूजुअली हम क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न को देखते हैं अपने कोड्स के अंदर। और जब भी अगर हमारा कोई कोड बहुत ज़्यादा मेसी है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के हेल्प से उस कोड को सिंप्लीफाई करते हैं। और इन केस कोई एक ऐसा लॉजिक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली हम बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। कुछ आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि कोई भी आप प्रोजेक्ट जो किए हो, तो उसमें आपने इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिज़ाइन पैटर्न्स को कैसे यूज़ किया है। आप बता सकते हो कि आप क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न को बेसिकली यूज़ किए थे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स को आप यूज़ किए थे जो भी आपके लेगेसी कोड है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, जो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स को आप यूज़ किए थे जो भी प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करने के लिए। आप डीप डाइव एनालॉजी के लिए कोई किचन का भी एग्जांपल बता सकते हो कि क्रिएशनल बेसिकली आप मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हो, स्ट्रक्चरल मतलब आप किचन में सारे सामान को किस तरीके से रखते हो ताकि वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रहें। और बिहेवियरल बेसिकली रेसिपी, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, किचन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खाना बना के देना, मील बना के देना, तो किस तरीके से जितने भी सामान है वो उसको आराम से यूज़ करके खाना बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे हमने कैटेगराइ प्रॉपरली टेबल के हेल्प से भी समझा था कि क्रिएशन बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज़्म है, जो कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट हो रहा है उसको हम सिस्टम से डिकपल करने में ये बेसिकली हेल्प करता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए सिंगलटन फैक्ट्री मेथड और बिल्डर। स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा कॉम्पोजिशन हो गया कि कैसे हम बहुत सारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रक्चर करके रखते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गया इसका एडेप्टर, फसाड और डेकोरेटर। बिहेवियरल बेसिकली हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एक असाइनमेंट या फिर रिक्वेस्ट है, उसको सभी क्लासेस उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और जो भी रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट किया जा सके। इसका कुछ एग्जांपल हो गया, बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न का एग्जांपल हो गया स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर और स्टेट। एक छोटा सा कोड स्निपेट भी हम देखें कि कैसे हम बिल्ड डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं जब अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं किसी क्लास में, तो हम उतने सारे कंस्ट्रक्टर बनाएं। उसके लिए बेसिकली हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रो टिप भी हमने देखा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अभी पढ़ने के लिए ठीक हैं, इसको समझने के लिए अच्छे हैं, अच्छा है कि हम इन डेप्थ में हम इन सभी कोड्स वगैरह को देख लें, बट ऐसा नहीं है कि
जब भी हम प्रोडक्शन में कोड लिखें तो एकदम यही चीज़ दिमाग में रखना है। वहाँ पे मेनली हमें हाइब्रिड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ता है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए।